हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको केमिकल काइनेट्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट क्या होता है और आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए, आज का टॉपिक है, लगातार बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको हाथरस शहर में ऑफलाइन कोचिंग चाहिए तो हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए बात करते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। वेग स्थिरांक का ताप गुणांक किसे कहते हैं, मैं एक सिंपल सी बात बता दूं आपको। यानी जब दो टेम्परेचर हो, दोनों का अंतर 10 डिग्री हो, यानी दो तापों का अंतर 10 डिग्री हो, तो उन दोनों के रेशियो को, उन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। एक डायरेक्ट सी बात समझेंगे, मैं डेफिनेशन की भी बात करूंगा। तो हम बात करें, दैट इज, मैंने बोला दो तापों का अंतर अगर 10 डिग्री हो तो उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक ताप गुणांक। वेग स्थिरांक का ताप गुणांक बोलते हैं। दैट इज, अगर यही हम बात कर दें एक छोटी सी, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो इसका मैंने अभी एक तुम्हें इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बड़ा सिंपल सा है। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, यही बात कर देते हैं। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, या वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट्स एट T डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, T डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज दैट मैंने अगर T इज इक्वल टू 20 ले लिया या 25 ले लिया, मैंने यहीं एक लेट कर लेता हूं, T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप यहां समझने की बात करना, तो हमारा क्या होगा भाई, 25 प्लस 10 अपॉन 25 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 35 अपॉन 25। इन दोनों का जो डिफरेंट है वो कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब दो तापों का रेशियो, जब दो तापों का अंतर 10 डिग्री हो, जब दो तापों का अंतर 10 डिग्री हो, तो उन दोनों के रेशियो को, दिस इज रेशियो, इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट मतलब वेग स्थिरांक का ताप गुणांक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक का ताप गुणांक बोलते हैं। अगर हम बात करें, यहीं की बात करें, तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। अगर यहीं पे बात करें केल्विन में, KT प्लस 10 डिग्री अपॉन KT। ओके, KT प्लस 10 डिग्री अपॉन KT, तो इट मीन्स, इसका मीन्स क्या हुआ, तो K35 अपॉन K25, जो मैंने अभी हमारा टेम्परेचर आया, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 डिग्री है। तो इन दोनों के अनुपात को ही हम, अगर किसी का भी दो टेम्परेचरों का डिफरेंस अगर 10 डिग्री है, 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए, तो उसका जो रेट कांस्टेंट होता है, या तो वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा या 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। उसका जो टाइमिंग होती है बढ़ने की, या तो वो 2 टाइम्स बढ़ेगा या फिर वो 3 टाइम्स बढ़ेगा। ओके, 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसकी जो रेट ऑफ कांस्टेंट है वो या तो 3 टाइम्स बढ़ेगा या 2 टाइम्स बढ़ेगा। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। जब दो तापों का अंतर 10 डिग्री हो तो उनके अंतर को
हम वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। एक सिंपल सी बात में अब इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं, जब दो तापों का अंतर 10 डिग्री हो तो उन दोनों तापों के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? जब दो तापों का अंतर 10 डिग्री हो तो उन दोनों तापों के अनुपात को वेग स्थिरांक कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात। अब इसी बात को हम इंग्लिश में कर लेते हैं कि भाई हमने क्या बोला, यानी द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स, the ratio of rate constant at two temperature separated y 10 degree using usually 25 and 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम जिसमें जनरली जो टेम्परेचर यूज करते हैं वो जो T होता है, एक तो होता है 35 और जो T2 T1 T2 जो होता है वो होता है 35। इन दोनों के जो अनुपात जो रेशियो आता है उसी को हम बोलते हैं वेग स्थिरांक ताप गुणांक। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि ताप गुणांक किसे कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, जब दो तापों का, जब 3 बार आप बार बार रिपीट करिए 100% आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। यानी जब दो तापों का अंतर 10 डिग्री हो तो उन दोनों के अनुपात को हम वेग स्थिरांक ताप गुणांक कहते हैं। इसमें सामान्यतः हम 35 और 25 तापों का यूज करते हैं, यानी प्रयोग करते हैं। ओके, जब किसी का वेग स्थिरांक यानी वेग स्थिरांक टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो या तो 3 टाइम्स बढ़ जाएगी या 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। ओके, ये हमको टेम्परेचर का ये पूरा डिटेल क्लियर हो गई हमारी। अब हम बात करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन, यानी इसमें आर्हेनियस इक्वेशन में भी दो चीज़ों पे बात चलती है, एक टेम्परेचर होता है और दूसरा होता है रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, इस चीज़ की बात करेंगे हम, और इसकी यूनिट्स वगैरह क्या होती हैं, स्लोप क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल है, आपको ये समझना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्हेनियस इक्वेशन का। ओके, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन या इसको बोलते हैं हम मैथमेटिकल्स रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट्स एंड टेम्परेचर। ओके, यानी इसे बोलते हैं वेग स्थिरांक तथा ताप गुणांक का संबंध। वेग स्थिरांक तथा ताप गुणांक का गणितीय संबंध या आर्हेनियस समीकरण या आर्हेनियस समीकरण। ओके, तो इस चीज पे हम बात करते हैं कि भाई आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है।
बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें हम दो चीज़ें यानी आर्हेनियस इक्वेशन जो होती है उसमें बड़ी सिंपल सी बात होती है, यानी आर्हेनियस इक्वेशन गिवन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट केल्विन। ओके, तो इस पे हम बात करते हैं। तो देखिएगा, समझना है क्या है इस पे, ये पूरी बात क्या चर्चा करते हैं हम इस पे। तो देखिएगा, आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन, Arrhenius equation given the effect of temperature and rate constant, rate constant, rate constant क्या होता है, K of reaction, of reaction। यदि हमें आर्हेनियस समीकरण में K तथा T दे रखा हो तब आर्हेनियस समीकरण। जब हमें क्या दे रखा हो, बड़ी सिंपल सी बात है, जब किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K तथा T, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K तथा ताप T, तब आर्हेनियस समीकरण से। ओके, तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है जरा समझें इसको, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करिए। तो हमारे पास जो आर्हेनियस इक्वेशन होती है वो होती है K इज इक्वल टू A E की पावर माइनस E A बट्टे RT। ओके, तो इस समीकरण को हम फर्स्ट मान लेंगे। आर्हेनियस इक्वेशन को आपको याद रखना है। ओके, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, K बराबर A E की पावर माइनस E A बट्टे RT। अब हम सब बताएंगे कि E क्या है, A क्या है, RT क्या है। ओके, तो देखिएगा, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों ओर लॉग लेने पर, टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर। ओके, तो इसमें दोनों लॉग ले लीजिएगा, तो लॉग ई के इज इक्वल टू लॉग ई ब्रैकेट में ए इंटू ई की पावर ई ए बट्टे आर टी। ओके, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला याद रखना है आपको। एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है log ई एम इंटू एन का, तो ये होता है log ई एम प्लस log एन। ओके, तो इसे अलग अलग कर लीजिएगा, मैं तुरंत की तुरंत आपको फॉर्मूले बताऊंगा, याद रखना है वो। तो log ई, तो ये इक्वेशन हमारा log के टर्म्स में हो जाएगा सेकेंड। अब हम बात आगे की करते हैं, log ए इज इक्वल टू log ई ए प्लस log ई की पावर माइनस ई ए बट्टे आर टी। ओके, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारा अभी नेक्स्ट बनेगा। तो एक फॉर्मूला और होता है log ई एम की पावर एन, तो इसका होता है एन log ई एम, यानी जो पावर होती है वो सामने आ जाती है। तो log ई के इज इक्वल टू log ई ए माइनस ई ए बट्टे आर टी log ई ई। ओके, log ई ई, और हम जानते हैं कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसी प्रकार log ई की भी वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है 1 मैं बता दूं, तो log ई बट्टे log ई बराबर होता है log ई, तो इससे ये कट जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू में 1 लगा दूंगा तो मेरे पास आएगा log ई के इज इक्वल टू log ई ए माइनस ई ए बट्टे आर टी। ओके, तो एक इक्वेशन ये हो जाएगा, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। क्या हो गया, इक्वेशन थर्ड। आर्हेनियस को हम अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन। अगर हम log ई को 10 बेस में चेंज करें, अगर हम log ई को 10 बेस में चेंज करें
तो log e बराबर होता है 2.303 log 10। ओके, तो इसको 10 बेस में चेंज कर देते हैं, तो log 10 2.303 k इज इक्वल टू 2.303 log 10 a माइनस ई ए बटे आर टी। ओके, अगर इसमें मैं 2.303 का डिवाइड दे दूं तो मेरी फाइनल इक्वेशन बनेगी 2.303 log 10, सॉरी, अगर मैं इसमें डिवाइड दे दूं, दिस इक्वेशन डिवाइडेड 2.303। ओके, ये डिवाइड का साइन है, दिस इक्वेशन डिवाइडेड 2.3, तो ये खत्म और इसके नीचे ये आ जाएगा। तो log 10 के बराबर log 10 a माइनस ई ए बट्टे 2.303 आर टी, ये इसका एक फाइनल इक्वेशन बन गया। आर्हीनियस का इक्वेशन 4 बोलते हैं इसे, क्या बोलेंगे, दिस इज इक्वेशन 4। आई होप यहाँ तक एक बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास कितनी इक्वेशन आ गई, 4 इक्वेशन आ गई। अब 4 इक्वेशन आ गई तो आगे चल के अभी पूरी बात डिटेल में करेंगे कि ये क्या चीज है। ओके, अगर इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, log 10 k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log 10 a, और इसकी कंपेयर कर दूं मैं किससे, y बराबर mx से, mx y बराबर mx प्लस c से। तो इसकी m की वैल्यू ये आ गई, c की वैल्यू इंटरसेक्शन ये हो गया, और ये कांस्टेंट y टेंजेंट पे हो जाएगा। ओके, तो ये बात हमारी लॉग की इक्वेशन है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इस फॉर्मूले को मिटा के इसको आगे बात करूंगा मैं। ओके, तो ये हमारी, अगर हमने y बराबर mx से कंपेयर कर दिया तो यहां से हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, अगर हमने y बराबर mx से, y बराबर mx प्लस c से कंपेयर कर दिया तो m बराबर आएगा माइनस ई ए बट्टे 2.303 आर टी। ओके, तो ये क्या हो गया, ये ढाल हो गया, ये क्या हो गया, ढाल, जिसे स्लोप बोलते हैं हम, ये स्लोप आ गया, जिसको हम ढाल भी बोलते हैं, यानी जिसको हिंदी में हम प्रवणता भी बोलते हैं, प्रवणता, ये आपने 10th में पढ़ी होगी प्रवणता। ओके, तो और जो इंटरसेक्शन है इसकी, जो सी की वैल्यू आई, कभी कभी आता है पूछ लेता है, तो इंटरसेक्शन हो गया log 10 a, तो ये इंटरसेक्शन हो गया इसका। ओके, अगर ये हमसे इसका T1/T और इंटरसेक्शन में हमसे वो पूछता है, जो इसका ग्राफ पूछता है, तो ग्राफ आप ऐसे बना दीजिएगा। तो ये हो गया 1/T और ये हो गया log 10 a। ओके, ये इसका स्लोप है, ये इसका स्लोप है, स्लोप यानी m बराबर है माइनस ई ए बट्टे 2.303 आर टी। ओके, तो और ये इसका इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन सी दे रखा है log 10 a। ओके, तो ये इसका ग्राफ हो गया, अगर ग्राफ की जरूरत पड़े तो, अदरवाइज नहीं। तो यहां तक आपको, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि लास्ट आर्हीनियस इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन 4th। अभी हम पूरी बात करेंगे, देखिएगा ई क्या है, ए क्या है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे इसकी बात करता हूँ इक्वेशन 4th की। 4th के बारे में फिर डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या है, ये क्या है। ओके, ठीक है भाई, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इक्वेशन यहाँ तैयार हो गई, और स्लोप कितना होगा, माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी होगा, और इसे ढाल बोलते हैं, इसे प्रवणता भी बोलते हैं। इंटरसेक्शन सी कितना हो गया, 10 a। ओके, ठीक है, इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे इरेज करता हूँ मैं। अब मैं बात करूंगा फ्रॉम इक्वेशन 4th से। फ्रॉम इक्वेशन 4th में क्या है हमारा ऐसा, तो ये हमारी आर्हीनियस इक्वेशन है, और हमें अच्छे से समझना है कि आर्हीनियस इक्वेशन को 1-2 बार आप करके देखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4th, फ्रॉम इक्वेशन 4th, इक्वेशन 4th जो आई हमारी, अभी क्या आई थी, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन थी। तो अभी इक्वेशन जो 4th आई थी वो क्या थी हमारी भाई, तो अभी हमने इक्वेशन 4th निकाली, तो ये क्या था, ये था log 10 k इज इक्वल टू log 10 a माइनस
ई ए बट्टे 2.303 RT। ये हमारी इक्वेशन 4 थी। ठीक है, अगर इस इक्वेशन की बात करें तो जहां ई क्या है भाई, के क्या है, हियर के क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट बोले तो वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। वही ए क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट। आर्हेनियस नेतांक क्या है भाई, आर्हेनियस नेतांक। भाई ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। एक ई के क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा, सक्रियता, सक्रियण ऊर्जा। ओके, अब भाई आर क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट बोले तो गैस नेतांक, गैस नेतांक। ओके, अब क्या रह गया, टी क्या है भाई, टेम्परेचर, बोले तो ताप। अब हम बात करें ई की वैल्यू की, ई वैल्यू, वैल्यू ऑफ ई। अब ई की वैल्यू पे आर की वैल्यू डिपेंड करती है, ई की वैल्यू पे किसकी वैल्यू डिपेंड करती है, आर की वैल्यू डिपेंड करती है। तो यहीं से एक बात को समझना है कि ई की वैल्यू कितनी हो तो इसे क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू इतनी हो तो क्या कहेंगे, जरा समझने की कोशिश करिए। ओके, अगर हमारे पास ई की वैल्यू, अगर हमारे पास ई की वैल्यू अर्ग पर मोल में है, अर्ग पर मोल में है, तो आर की जो वैल्यू होगी वो होगी 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग मोल केल्विन। ओके, अगर हमारे पास ई की वैल्यू किस में है, जूल, जूल पर मोल में है, तो आर की वैल्यू होगी 8.314 इंटू 10⁻⁷ जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। अगर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी किस में है, केल्विन में है, कैलोरी में है, कैलोरी में है, कैलोरी पर मोल में है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, बड़ी सिंपल सी है, 1.987 केल्विन कैलोरी पर मोल और पर केल्विन। ओके, तो ये एनर्जी होगी हमारी आर की वैल्यू, यानी आर की वैल्यू जिस ई की वैल्यू जिस टर्म्स में दे रखी हो उसी टर्म्स में हम किसकी वैल्यू यूज करेंगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू यूज करेंगे, यानी गैस कांस्टेंट की वैल्यू यूज करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां से मैं एक दो बात और बता दूं आपको कि जो हमारा ए है इसको आर्हेनियस कांस्टेंट तो बोलते ही बोलते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोले, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आवृत्ति गुणांक, क्या बोलते हैं, आवृत्ति गुणांक, आवृत्ति गुणांक। ओके, अब यहां पे जो हमारा ई ए बट्टे आर टी जो आया है, ई ए बट्टे आर टी को बोलते हैं वोल्ट मैसेज फैक्टर। क्या बोलते हैं, वोल्टेज मान फैक्टर, वोल्टेज मान फैक्टर बोलते हैं। कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज दिस वोल्टेज मान फैक्टर, आप बता सकते हैं एक्टिव एनर्जी तथा आरटी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज मान फैक्टर बोलते हैं, वोल्टेज मैसेज गुणांक, वोल्ट मैस गुणांक। ओके, वोल्ट मैस गुणांक बोलते हैं। ये यहां तक बात आपको समझ में आ गई। आप इसका देखिए, बड़ा आर्हेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हमें क्या दिया होता है, ए बराबर क्या दे रखा होता है, के बराबर ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ओके, तब हम इसको सॉल्व करके पूरा यहाँ तक किया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब यदि किसी रिएक्शन में दो
रेट कांस्टेंट दे रखे हों और 2 ही टेम्परेचर दे रखे हों, तो उस न्यूमेरिकल को आप कैसे करेंगे, आगे सॉल्व कैसे करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, if given two rate constant K1 and K2 and temperature T1 एंड T2, अगर किसी भी रिएक्शन में 2 आपको क्या दे रखे हो, ताप गुणांक दे रखे हो, यानी उसकी वेग नेतांक दे रखे हो और 2 ही उसके टेम्परेचर दे रखे हो, तब क्या करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ यहाँ वैल्यू लगाइएगा, तो क्या होगा भाई, log 10 K1 इज इक्वल टू log 10 A माइनस EA बट्टे 2.303 RT1, इक्वेशन 5th। ओके, ऐसे ही दूसरी में लगा दीजिए, तो log 10 K2 बराबर log 10 A माइनस EA बट्टे 2.303 RT2, इक्वेशन 6। ओके, अगर मुझे इक्वेशन, अब इन दोनों में मुझे रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन चलाने के लिए मुझे इसको मैं लेस कर सकता हूँ, इसे माइनस कर सकता हूँ, इस चीज़ को, तो मैं इसे माइनस कर देता हूँ। कैसे माइनस करता हूँ, यानी फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 5th एंड 6, इस 5th एंड 6, तो इसमें मुझे क्या करना है, यानी जो 6 इक्वेशन है उसमें से माइनस कर दूंगा 5th इक्वेशन को। ओके, तो ये अपना फंडा यूज़ करना है। तो देखिएगा, तो हमारे पास क्या होगा, log 10 K2 माइनस log 10 K1 बराबर, तो इसकी वैल्यू लगा दीजिए, log 10 A माइनस EA बट्टे 2.303 RT2 माइनस ये माइनस का हो जाएगा, log 10 A माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, EA बट्टे 2.303 RT1। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। फ्रॉम दिस कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया log m ओवर n का। एक फॉर्मूला होता है log m माइनस log n का, इसके बराबर होता है log m ओवर n। ठीक है, तो लगा दीजिए, तो log 10 K2 बट्टे K1 बराबर, ये प्लस का इसे पहले लिख लीजिए, EA बट्टे 2.303 RT1 माइनस EA बट्टे 2.303 RT2। ओके, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं EA बट्टे 2.303 R, ये कॉमन आ गया, बचा क्या तुम्हारे पास, ये बचा 1/T1 माइनस 1/T2। ओके, इसे सॉल्व कर लीजिए, तो log 10 K2 अपॉन K1 बराबर EA बट्टे 2.303 R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2, ये फाइनल इक्वेशन है। इस इक्वेशन इसे बोलते हैं हम 7। इस 7 इक्वेशन का यूज तब करेंगे जब हमें किसी भी रिएक्शन में एक्टिव एनर्जी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये क्या है, एक्टिव एनर्जी पूछ रहा है, 2 रेट कांस्टेंट दे रखे हैं, 2 टेम्परेचर दे रखे हैं, तो इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। ठीक है, जनरली यूज करेंगे और अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी, इसी को बोलते हैं आर्हीनियस मैथमेटिकल इक्वेशन। ओके, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।